आप भी हो सकते हैं ठगी का शिकार, क्योंकि फ्रॉड हो गया है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, बताएंगे आपको हमारे इस खास कार्यक्रम में। फ्रॉड हो गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। हमारे इस खास कार्यक्रम सावधान फ्रॉड हो गया में आप सभी का बहुत स्वागत है। हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ेगा। आपको बताएंगे कि आपको कैसे रहना है साइबर ठगी से सावधान। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में बैठकर कोई खुद को ईडी अधिकारी बताता है और रायपुर में एक रिटायर्ड महिला अधिकारी को करोड़ों रुपए का चूना लगा देता है। डिजिटल अरेस्ट, मनी लॉन्ड्रिंग, धमकियां और डर का ऐसा जाल बुना गया है कि एक पढ़ी लिखी महिला 2,88,00,000 रुपए ट्रांसफर कर बैठी। और मामला यहीं नहीं रुका। रायपुर के ही टिकरापारा इलाके में एक दंपत्ति से 8.5 लाख रुपए वसूल लिए गए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में साइबर फ्रॉड के मामले अब तेजी से बढ़ते जा रही है। ताजा मामला आपको रायपुर का बता रहे हैं। राजधानी में करीब 3 करोड़ की ठगी कैसे हुई वो जानिए। रिटायर्ड जीएम को डिजिटल अरेस्ट करके ठगा गया। साइबर फ्रॉड, दिल्ली पुलिस ईडी अधिकारी बनकर ठगी करता है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी दी जाती है और कहा जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, पैसे ट्रांसफर करने होंगे। रिटायर्ड जीएम से वसूले गए 2,88,00,000 रुपए क्योंकि महिला को मैसेज करके कहा फ्रॉड हो गया है। यह पहला मामला। दूसरा मामला टिकरापारा थाना क्षेत्र से सामने आता है, जब पति पत्नी को, दंपत्ति को ठगा गया। यहां पर भी ईडी अधिकारी बनकर ही धमकी दी जाती है और डरा कर धमका कर 8.5 लाख रुपए वसूल लिए जाते हैं। अब इस दोनों मामलों में एक कॉमन बात यह है कि दिल्ली में बैठे वो साइबर फ्रॉड आपकी हर एक गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं, सारी एक्टिविटीज देख रहे हैं। उन्हें पता है कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है और उसके बाद आपको इतना डराया जाता है, डिजिटल अरेस्ट किया जाता है कि आपके पास कोई विकल्प ही नहीं बचता कि आप अपनी जमा पूंजी इन ठगों के हवाले कर दें। यहां तक कि माहौल ऐसा है कि लोग एफआईआर करने से भी डरते हैं। हम डिजिटल आगे बढ़ रहे हैं, डिजिटली एक्सपर्ट भी हो रहे हैं, लेकिन डिजिटल की इस दुनिया में एक गली है, अंधेरी गली, और वो है साइबर फ्रॉड। लेकिन आपको ये भी बताते हैं कि ये जो मामले सामने आ रहे हैं, कैसे होती है डिजिटली रूप से ठगी और आपको क्या सावधानियां बरतनी है। ये जल्दी से आप समझ लीजिए कि आप कैसे खुद को बचा सकते हैं। खेल कैसे होता है, अनजान नंबर से व्हाट्सएप पर आपके एक वीडियो कॉल आ जाता है, किसी केस में फंसाने का हवाला दिया जाता है, आपको डराया धमकाया जाता है। उसके बाद फिर होता है धमकी देकर कैमरे के सामने रहने के लिए मजबूर करने का खेल। यहां से शुरू हो जाता है पूरा एक्शन। वीडियो कॉल कर बैकग्राउंड पुलिस स्टेशन जैसा दिखाई देता है ताकि आपको ये लगे कि आप वाकई कोई पुलिस का अधिकारी आपसे बात कर रहा है। पुलिस केस से बचने के लिए पैसों की डिमांड की जाती है। आप पर एफआईआर नहीं होगी अगर आप पैसे ट्रांसफर कर देंगे, ऐसा डर दिखाया जाता है। और पुलिस कभी भी व्हाट्सएप कॉल नहीं करती है, आपको सावधान करने वाली खबर है, आपको जानना जरूरी है। पुलिस कभी व्हाट्सएप कॉल नहीं करती, कभी वीडियो कॉल नहीं करती, कभी व्हाट्सएप पर एफआईआर की कॉपी नहीं भेजती है और ना कभी वीडियो कॉल करके पुलिस आपसे पैसों की डिमांड करती है। पुलिस कभी पैसों की डिमांड नहीं करती। पुलिस पर्सनल जानकारी लेने के लिए नहीं डराती है, धमकाती नहीं है अगर आपने डिटेल नहीं दी तो। पुलिस कॉल के दौरान दूसरों से बात करने से नहीं रोकती। अगर आप फोन कॉल पर हैं, मान लीजिए वाकई में आपके पास किसी पुलिस अधिकारी का कॉल आता है, आप अपने फोन कॉल पर हैं और इसी दौरान आप परिवार के किसी सदस्य से, अपने दोस्त से बात करते हैं, तो जो सच में पुलिस का अधिकारी होगा वो कभी आपको नहीं रोकेगा कि आप अपने किसी करीबी से बात ना करें। लेकिन साइबर फ्रॉड ऐसा करते हैं। हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, हमारी सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ये सुविधाएं ही अब हमारी समस्याओं को बढ़ा रही हैं। और कैसे इन समस्याओं से निजात पाया जाए, समझेंगे, इसी पर आज चर्चा करेंगे। और ये आपको समझना होगा, ये कार्यक्रम खास आपके लिए है। संदीप मित्तल, एएसपी क्राइम ब्रांच, हमारे साथ इस वक्त
जुड़ गए हैं और शोभित चतुर्वेदी जी साइबर एक्सपर्ट हैं जो हमारे साथ इस वक्त भोपाल स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही ये भी आपको बता दें कि सोनाली गुहा छत्तीसगढ़ से साइबर एक्सपर्ट जो हैं वो थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करने वाली हैं। आप दोनों का सबसे पहले स्वागत है। और शोभित चतुर्वेदी जी, पहला सवाल मेरा आपसे यही कि सुविधाएं बढ़ रही हैं, लेकिन ये सुविधाएं अपने साथ साथ समस्याओं का एक ऐसा मकर जाल लेकर आ रही हैं जिससे निकलना आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। क्यों आखिर मामले बढ़ रहे हैं? मैम देखिए, सीधी बात ये कि बचपन से हमने आज तक एक चीज़ पढ़ी है कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप। हम बात करें इस प्रकार की कि जो साइबर एक्चुअल चीज़ें हैं और जो साइबर की हम बात करें तो जितने ज़्यादा हम आगे बढ़ रहे हैं डिजिटल एज के लिए, आज हम डिजिटल पेमेंट्स कर रहे हैं, आज हम सब चीज़ पेपरलेस कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हमारे भारतवर्षीय लोगों में डिजिटल साक्षरता, जिसे हम कहते हैं कि उस चीज़ को समझना और उस चीज़ को यूज़ करना, फ्रेंडली होना, ये अभी थोड़ा समय है। इसके लिए सरकार को कहीं ना कहीं, राज्य सरकार को या लेवल का इंडियन गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं स्टेप उठाना पड़ेगा कि लोगों को डिजिटल साक्षरता पे लाने के लिए कार्यरत रहे। जैसे बैंकिंग के लिए हो, चाहे वो इंश्योरेंस के लिए हो, चाहे वो जहाँ भी जितने भी फाइनेंशियल चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं हमको आपको कहीं ना कहीं ला के उस साक्षरता पे लाना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ें रिजॉल्व होंगी। और सबसे मेन चीज़ है, अगर अवेयर रहेंगे तो ही आप बच पाएंगे। क्योंकि आप देखिए डिजिटल अरेस्ट जो है ये कहीं ना कहीं बीच में बहुत ज़्यादा उठा था, फिर बीच में आप देखिए कि ट्राई ने हर मोबाइल रिंगटोन में अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ में एक डिजिटल अरेस्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करने की बात करी, हमने सुना, सब समझे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो डिजिटल अरेस्ट जो हुआ है ये रायपुर में, ये कहीं ना कहीं एक्चुअली एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ये साइकोलॉजिकली उस आदमी को इतना ज़्यादा डिप्रेस कर देते, इतने ज़्यादा उसको चमकाते, डराते और ऐसा करते हैं कि व्यक्ति उसके प्रभाव में चला जाता है। और सबसे मेन चीज़ यही है कि जो व्हाट्सएप पे अननोन कॉल्स हैं, हम हमेशा लोगों से यही कहते हैं, बुज़ुर्गों से कहते हैं, महिलाओं से कहते हैं और बाकी लोगों से भी यही कहते हैं कि जब तक इंटरनेट की आपको ज़रूरत ना हो, कृपया करके अपना डेटा बंद रखें। बिल्कुल। अगर आप डेटा बंद रखेंगे तो ऐसे कॉल्स आपके पास आएंगे नहीं, और अगर आपके पास नॉर्मल कॉल्स आते हैं तो वो CDR उसकी बहुत जल्दी मिलती है और इजीली वो लोग ट्रैप भी हो जाते हैं। हालांकि ट्रैप तो ये भी होंगे, टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप इंटरनेट का यूज़ नहीं कर रहे तो आप बंद करें। क्योंकि आप इतने व्यस्त नहीं है कि 24 घंटे आपके पास कोई बिल आने हैं या कोई ऑर्डर आने हैं या कुछ ना कुछ आपके पास ऐसे कार्य आने हैं, इसके लिए आप 24 घंटे इंटरनेट चालू रखें। क्योंकि नेट बंद रहेगा तो आपका मोबाइल सेफ है। क्योंकि पता नहीं आपने अपने व्हाट्सएप को सिक्योर किया कि नहीं किया, आपने अपने सोशल मीडिया को सिक्योर किया कि नहीं किया, ऑटो डाउनलोडिंग आपने ऑफ करी कि नहीं करी। क्योंकि हमें मोबाइल लेना है 5G, हम 5G की तरफ बढ़ रहे हैं, पर हमें उसकी सारी संसाधनों की समस्या सबसे बड़ी यही है कि हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है सावधान रहते हुए, ये हमें पता नहीं है। और नॉलेज कैसे आए, सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि बच्चे और बुजुर्ग हर कोई आजकल मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल उन्हें कैसे करना है, सोनाली जी ये तो पता होना जरूरी है ना। क्योंकि जितने भी साइबर फ्रॉड हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उनके पास इतनी सारी टेक्निक्स हैं, इतनी सारी टेक्नोलॉजी है कि वो हमसे आगे निकल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ पता नहीं होगा, हमारे भारत में जो एक्सपर्ट बैठे हैं उन्हें सब नॉलेज है, लेकिन फिर भी उन तक नहीं पहुंच पाते। देखिए जरा इस चीज को लेके ना ये जरूर बोलना चाहूंगी कि इसका बेसिक एक जड़ के ऊपर काम करने की जरूरत है। आप एक रिवॉल्यूशन वाली चीज दिखेगा, जो हमारी पुरानी जनरेशन थी उसने भी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की, आज के जो बच्चे ये तो पैदा ही टेक्नोलॉजी में हुए हैं। तो ये जो गैप है ना, इसको फुलफिल करने की जरूरत है। और ये जो क्राइम हो रहे हैं वो बेसिकली वहीं से जनरेट हो रहे हैं कि लोगों को ये चीज मालूम है कि जो स्मार्ट डिवाइसेस हैं वो बुजुर्ग भी यूज कर रहे हैं, एडल्ट्स भी यूज कर रहे हैं, बच्चे भी यूज कर रहे हैं। तो अब जिनको पूरा नॉलेज नहीं है उनको फंसाया जाना बड़ा आसान हो गया है। और ये बोलना भी गलत हो जाएगा कि केवल बड़ों को फंसाया जाना आसान हो गया है। बच्चों के भी मुझे लगता है कि स्कूल के सिलेबस में ये चीजें एकदम मैंडेटरी कर देनी चाहिए। जैसे कुछ कंट्रीज में सिलेबस का ही पार्ट होता है कि बेसिक एजुकेशन ही है कि आप मार्शल आर्ट्स और ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी चीजें, ये एक सिलेबस का पार्ट होना चाहिए। बिल्कुल सही है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपको कम से कम बचपन से ही ये चीज़ें सिखाई जाएं कि आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करना है, वो सिलेबस में होना चाहिए। मैं आती हूँ मैम आपके पास, थोड़ा कम समय आपको दिया, माफ करेगा, लेकिन मैं लौटूंगी। संदीप मित्तल जी, एसपी साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं क्राइम ब्रांच से। सर, आपसे बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये मामले इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि सरकार भी इस पर चिंता जाहिर कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात के कार्यक्रम में इस बात का जिक्र कर चुके हैं, रुको, सोचो, एक्शन लो, लेकिन रुकने और सोचने का वक्त ही नहीं मिल पाता।
अब जरा बताइए सर, रिटायर्ड कोई कर्मचारी है, उसके अकाउंट में एक साथ पेंशन का पैसा आता है, 60-70 लाख रुपए एक साथ आ जाते हैं, तो उसे भी तो समझने की जरूरत है ना, कैसे बचा जाए? सबसे पहले मैं यह बताना चाहूँगा कि डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई भी प्रावधान भारत के किसी भी कानून में नहीं है। कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, चाहे वो पुलिस हो, क्राइम ब्रांच हो, साइबर सेल हो, ईडी हो, ऐसे कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी किसी भी व्यक्ति को कोई भी सरकारी कागजात वो व्हाट्सएप के माध्यम से, ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से न तो प्रोवाइड करती है, न इस प्रकार के कोई स्टेटमेंट को अपना एक पुलिस का सेटअप बना के या इस प्रकार के ऑफिस का सेटअप बना के लोगों को यह बता के कि हम इस ब्रांच से बोल रहे हैं, ऐसा कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। और न ही इस प्रकार की कोई भी अरेस्टिंग की कार्रवाई किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के द्वारा किया जाता है जी। जो आज के दौर पे ये लगातार जो ऑनलाइन फ्रॉड के मामले बढ़ रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से चाहे वो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट और एक बहुत बड़ा मुनाफा देने के नाम पे हो, या किसी प्रकार के भय या उद्दापन में ला करके हो, या किसी प्रकार का आर्मी का ड्रेस पहन के कोई भी चीज़ों को खरीद फरोख्त करने के लिए हो, इस प्रकार का कोई भी मोडस जो होता है, कोई भी व्यक्ति के पास एक अनजान व्यक्ति किसी प्रकार का कोई भी अपना आइडेंटिटी बताकर एक फ़ोन करना, फ़ोन के माध्यम से उनसे कन्वर्सेशन करना, कन्वर्सेशन के पश्चात किसी भी प्रकार के अलग अलग अकाउंट्स में, जो कि म्यूल अकाउंट होते हैं, उसमें पैसे का ट्रांसफ़र करना जी। मोबाइल का सिम, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और किसी प्रकार का बैंक के खाते, अगर किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा या किसी के द्वारा आपको लॉ इन्फोर्समेंट का व्यक्ति बताकर ये 3 चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए पैसा का ट्रांसफ़र कराने का प्रयास करता है, तो यह फ्रॉड है जी। ये तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सर आपकी ओर से दी गई है, लेकिन आप सोचिए कि होटल बुकिंग से लेकर कुरियर सर्विस तक के नाम पर आपके साथ स्कैम हो जाते हैं। अब मुझे जरा ये बताइए सर कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या देश भर की मैं बात करूं, जिस तरह से मामले हर रोज तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, क्या हमारे एक्सपर्ट, क्या पुलिस की टीम उतनी ट्रेंड है कि ऐसे साइबर एक्सपर्ट से हम निपट सके, या इसके लिए आपको लगता है कि एक अलग से विंग बनाने की अब जरूरत आन पड़ी है, या है ऐसी कोई सुविधा? प्रत्येक रेंज स्तर पर या जिला स्तर पर या प्रत्येक जिले में साइबर की एक टीम आवश्यक रूप से इसमें काम कर रही है। और मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो पिछले महीने रायपुर साइबर सेल के द्वारा ही 7000 से ऐसे अधिक सिम जिनका इस्तेमाल फ्रॉड में किया जा रहा था, उसको हम लोगों ने चलन से बाहर करने के लिए पत्राचार करके उनको बाहर करा दिया है। इसी प्रकार से मोडस या व्यक्ति, जो एक अनजान व्यक्ति आपको किसी भी तरह से फ़ोन कर सकता है, उसके जो मोडस है उसमें यह होता है कि किसी प्रकार से एक व्यक्ति को मैं अपने भय में या उसको अपने विश्वास में लूं और उससे किसी प्रकार का प्रलोभन दिखाकर या भय करके उसके पैसे को अपने पास ट्रांसफ़र कर लूं जी। जैसे ही किसी व्यक्ति के पास इस प्रकार का फ़ोन आता है तो सबसे पहले MHA द्वारा जो एक 1930 नंबर का पोर्टल दिया गया है, नंबर दिया गया है, और NCRP का पोर्टल, तत्काल व्यक्ति को बिना किसी भी प्रकार के भय में आए तुरंत अगर कुछ सब फ्रॉड होता है तो इसकी जानकारी को इस फॉर्म में फिलअप करना चाहिए। जैसे ही वह ये जानकारी फॉर्म में फिलअप करता है, संबंधित जिले के साइबर सेल में ऑटोमेटिक उसकी शिकायत पहुंच जाती है और जिन भी अकाउंट्स के माध्यम से इन पैसों को ट्रांसफ़र किया जाता है, तुरंत ही वो अकाउंट बैंक के माध्यम से फ्रीज हो जाते हैं। इससे अगर कोई व्यक्ति ठगी का शिकार होता है तो भी तत्काल प्रभाव से पोर्टल के द्वारा उसके ठगी की रकम को बचाया भी जाता है और अपने निकटस्थ साइबर सेल या थाने में व्यक्ति को सूचना देकर इसमें जरूर अपराध पंजीबद्ध कराया जाना चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु संदीप जी आपने यहाँ पर उठाया है। सोनाली जी, इस पर मेरा आपसे सवाल रहेगा, क्योंकि वर्तमान में हम जो देख रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे लोग साइबर फ्रॉड के शिकार नहीं हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा वही हो रहे हैं। तो रिटायर्ड कर्मचारियों की अगर मैं बात करूं, एक तो उनका क्या है, पेंशन का पैसा जब एक साथ आता है तो वो एक ही बैंक में रखा जाता है और लंबे वक्त तक 60 से 70 लाख रुपए, 50 लाख रुपए एक साथ एक ही बैंक में रखे जाते हैं और ऊपर से वो बैंक अकाउंट होता है आपके मोबाइल फोन से लिंक। तो सवाल मेरा ये है कि जब अचानक से पैसा कटना शुरू होता है,
क्या आपको नहीं लगता कि अब ऐसी सुविधा भी होनी चाहिए कि जब आपके अकाउंट से पैसा कट रहा हो अचानक से, तो वो मैसेज आपके परिवार के दूसरे सदस्यों को भी पहुंचना चाहिए, अलर्ट मैसेज एक होना चाहिए ताकि परिवार का सदस्य आपसे पूछ सके कि आखिर ये पैसा कहां जा रहा है? मैम देखिए, एक चीज बताऊंगी जरूर इस चीज में। अपन क्या करते हैं कि बीमारी के साथ एक इलाज के ऊपर काम करना बंद ही कर देते हैं कि कुछ हुआ तभी दौड़ेंगे भागेंगे। एक साइबर इंश्योरेंस नाम की चीज होती है जो बहुत मिनिमल अमाउंट पे आप करवा के रख सकते हैं अपने पास। और अगर बैंकिंग की जो आप बात कर रही हैं वाकई में बहुत बड़ी समस्या है, बट अपने इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग अगर आप देखा जाए तो कोई भी बैंक सिर्फ 5 लाख रुपए तक की अकाउंटेबिलिटी लेता है। तो अगर आपके पास ऐसा है कि पैसे आपने एफडी में रखने हैं तो वो काटना निकालना थोड़ा एक तकलीफ दे हो जाता है। बल्कि मैं ये सजेस्ट करूंगी लोगों को कि पूरे पैसे एक ही बैंक में न रख के 3-4 अकाउंट्स आप होल्ड करें, और उसमें भी 5-5 लाख तक ही अगर आप रख रहे हैं ओपन, मैं तो ये सजेस्ट करूँ कि ओपन ना ही रखें, पैसे एफडी में ही रखें। क्योंकि अगर इंश्योरेंस आप क्लेम करते हैं तो वो पैसा एटलीस्ट आपको रिटर्न आ जाएगा। एक रिलीफ तो होगी कि पूरे तरीके से व्यक्ति बर्बाद हो रहा है, उससे अच्छा कुछ तो उसको वापस आ रहा है। तो एक इंडिया के अंदर साइबर इंश्योरेंस जैसी चीज प्रमोट करने की बहुत जरूरत है आज के डेट में। और फिर अपार्ट फ्रॉम दिस फोन के थ्रू लिंक एंड ऑल, तो एक चीज ये बताता हूँ, अभी तक हमको जो एक मिथ लगता था ना कि हमने बस लिंक पे क्लिक किया या सामने वाले का कोई ऐप इंस्टॉल कर लिया तो उसकी वजह से हमारा फोन कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। ये सामने वाला कई बार आपको चालान की कॉपी के नाम पे भी अगर एक इमेज भेजता है आपके व्हाट्सएप के ऊपर, और आप वो इमेज बस केवल डाउनलोड कर लेते हैं, तो उसके थ्रू भी आपके फोन के अंदर रिमोट एक्सेस ट्रोजन, जिसको बोला जाता है रैट, बोलचाल की भाषा में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो एक ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो आपके फोन की एग्जैक्ट क्लोन कॉपी सामने वाले हैकर को दिखाएगा। तो ये केवल इमेज के थ्रू भी आज के डेट में पॉसिबल हो चुका है। तो टेक्नोलॉजी इज दिस वर्स। बचने के लिए सबसे बेहतरीन उपाय यही है कि पैसों को तो आप सेपरेट कर करके अलग अलग अकाउंट्स में रखें, एफडीज में पैसे रखें, और साइबर इंश्योरेंस तो फॉर श्योर जरूर कराएं आप जिस बैंक में भी अकाउंट खुलवा रहे हैं उसके थ्रू। और लिंक्स वगैरह से क्लिक करने से बचने के लिए एक बेहतरीन चीज आपको ये जरूर बता सकती हूँ कि नो रूट फायरवॉल एक फ्री एप्लीकेशन अवेलेबल है एंड्रॉइड और सारे अदर प्लेटफॉर्म्स के लिए भी। तो आप वो जरूर से इंस्टॉल करके रखें अपने पास, लिमिटेड परमिशंस आप वहां पर दें, और एक पेड एंटीवायरस जरूर रखें। देखिए 1.5-2 लाख का फोन हम जरूर खरीद लेते हैं लेकिन एक 150-200 रुपए के एंटीवायरस के लिए हेजिटेट होते हैं। तो एटलीस्ट ये कुछ चीजों में आपको जरूर हेल्प करती है। हाँ, और यहीं पर तो जागरूकता की कमी आ जाती है ना सोनाली गुहा जी, जिसका जिक्र शोभित जी भी कर रहे थे कि हमने अलर्ट टोन तो लगवा दी है फोन में, अमिताभ बच्चन की आवाज भी सुनाई देती है, लेकिन वो आवाज हमें इतनी इरिटेट करने लगी है कि अब उसको भी बंद कर दिया गया है। न्यूज़ पढ़ते हैं लेकिन अवेयरनेस हमारे अंदर कहीं से भी नहीं आ रही है। कुछ आंकड़े जो मेरे पास हैं मैम वो आपसे भी मैं शेयर करना चाहूंगी, मेरे पैनल से भी। 2015 में साइबर फ्रॉड के 845 मामले दर्ज हुए थे, और ये डिटेल जो है वो लोकसभा में वित्त मंत्रालय की ओर से दी गई है, वो ऑथराइज जानकारी मैं आपको दे रही हूं। 2015 में 845 मामले दर्ज हुए साइबर फ्रॉड के, और 18.46 करोड़ का नुकसान इसमें हुआ था। 2015 के बाद 2024 में ये मामले तिगुना बढ़ जाते हैं, 845 से ज्यादा, 29,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए 2024 में, और नुकसान होता है 177 करोड़ से भी ज्यादा का। ऐसे बढ़ते मामलों के बाद हाल में जो बजट पेश किया गया था उसमें साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए सरकार की ओर से बजट भी बढ़ा दिया गया, 1600 करोड़ से बढ़ाकर इसे 1900 करोड़ कर दिया गया, लेकिन फिर भी ये नेटवर्क फैलता जा रहा है। शोभित जी, जरा ये बताइए हमारे दर्शकों को कि ये जो आम आदमी जो घिरा हुआ है ऐसे स्कैम से, बैंक एटीएम, अकाउंट, यूपीआई, सोशल मीडिया, कैसे इसे सेफ किया जाएगा सर, क्योंकि हर जगह तो स्कैमर्स हैं। देखिए सीधी सी बात है, आपने सुना होगा पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि सोना साफ़ करने कुछ लोग आते थे आपके घर पे, घर की महिलाएं उनसे सोना साफ़ करवाती थी, वो बेहोश करके पूरा सोना लूट के ले जाते थे। वही पैटर्न पे आज काम चल रहा है। जब आप इनको पकड़ने जाते हैं तो ये 8वीं पास 12वीं पास लड़के बच्चे होते हैं जो ये काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि लोग जल्दी से मूर्ख बन जाते हैं या लोग जल्दी से सहानुभूति में आ जाते हैं। तो जहाँ जैसा बताया इसी भी सर ने कि प्रलोभन या फिर डर, दो ही चीज़ है। बिल्कुल। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि देखिए डिजिटल आप जिस दुनिया में आप हैं, तो आपको अपने जो आपके पास मोबाइल है या सिस्टम्स है कैसे उसको यूज़ करना है। सबसे पहले कि आप जिस खाते में पैसा है उस खाते को मोबाइल से लिंक ना करें, सबसे पहली चीज़। उसको यूपीआई से लिंक ना करें, आप दूसरे का अकाउंट रखें, जैसा सोनाली जी ने बोला कि 2-3 अकाउंट रखें। उससे अच्छा है कि आप उसको अकाउंट को अलग रखें। सैलरी अकाउंट आपका जो होता है या करंट आपका ट्रांजैक्शन अकाउंट है उसमें आप यूपीआई ना रखें, उसको अलग रखें, और अपने यूपीआई में मात्र 5,000-10,000 रुपये आप रखें, क्योंकि उससे ज़्यादा आपका खर्चा होगा भी नहीं। ये नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ जो नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं पर डे के लिए। स्टूडेंट्स भी, काफ़ी स्टूडेंट्स भी ऐसे हैं क्योंकि उनकी फ़ीस आती है
उसी समय एक केस होता है, अभी लेटेस्टली एक केस मेरे पास है, एक बच्ची की फीस आई 50,000, उसके 50 का फ्रॉड हो गया। हालांकि वो पैसा रुक गया, फ्रीज हो गया, पर वो पैसा कुछ टाइम बाद आएगा, आ तो जाएगा। तो आप अपने यूपीआई के मोबाइल से वो अकाउंट मत लिंक करिए जिसमें ज़्यादा पैसा है, या सैलरी अकाउंट या आपका करंट अकाउंट जिसमें आपका बिजनेस अमाउंट है जी। दूसरा, ऑटो डाउनलोड बंद रखें, मोबाइल के एंटीवायरस आप रखें। तीसरा, प्रलोभन, जैसे अभी क्रिप्टो करेंसी की बात चल रही है, अभी आपके स्टॉक मार्केट की बात चल रही है, तो लोग क्या सोचते हैं जल्द से जल्द पैसा कमा लें। तो विश्व में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बहुत जल्दी पैसा कमा के देगी या पैसा दुगना या तिगना करके देगी। तो यहाँ लोग प्रलोभन में फंसते हैं, क्योंकि लालच बुरी बला है, ये बहुत अच्छा सा मुहावरा है, एक बोली गई बात है जो लोग मानते नहीं है। तीसरी चीज़ हम बात करेंगे कि अवेयर रहिए, खुद भी अवेयर रहिए, लोगों को अवेयर करिए। आप सोचते हैं अरे यार रोज़ सुनते हैं, लेकिन रोज़ सुनना ही आपके लिए ज़रूरी है, जो रोज़ सुनेंगे तभी आप उससे बच पाएंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, MHA ने ये एक वो नहीं कहा था कि साइबर जागरूकता दिवस बनना चाहिए हर बुधवार को, हर विभाग में, हर जगह, लेकिन इस पर अभी तक कहीं काम नहीं हो रहा है। ये 2021-22 में बोला गया है। हर स्कूल, कॉलेज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर पंचायत, नगर परिषद, इवन विभागों में, मतलब हर कलेक्टर्स को भी ये गाइडलाइंस दी गई होगी कि आप अपने ज़िले में हर जगह ये साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम कराइए, चाहे मेयर को दिया हो या सबको। पर इस पर कहीं कोई प्रोग्राम नहीं चल रहे हैं, दिखाई नहीं दे रही है शोभित जी, केवल ऐड चल रहे हैं। हाँ। जो RBI गाइडलाइंस है कि बैंक्स ने ऐड चालू कर दिए हैं, या ये सब चीज़ें। तो जब तक इसको हम लगातार बार बार रिपीट नहीं करेंगे, लोगों को नहीं बताएंगे, क्योंकि उन लोगों को जो आज एक किसान है या जो एक वृद्ध है, उसको नहीं पता कि मोबाइल कैसे यूज करना है। जानकारी भी नहीं है सर, कैसे इस्तेमाल कैसे करना है, केसेस रजिस्टर्ड नहीं है वहां पर कि कैसे पैसे ये सवाल ही मेरा होने वाला है संदीप मित्तल जी से। संदीप जी, क्योंकि डर इतना ज्यादा होता है, अगर कोई साइबर फ्रॉड का शिकार हो भी जाता है तो उसके जहन में डर इतना ज्यादा होता है कि वो FIR दर्ज कराने से भी डरने लगता है। उसे लगता है कि कहीं इसमें भी हम ना फंस जाएं। और हाल ही में मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरह से अलग अलग मामले सामने आए, कोई व्यक्ति अगर साइबर फ्रॉड का शिकार हो भी जाता है तो उसके आसपास वाले लोग ही उसका जीना मुश्किल कर देते हैं। तुम तो बेवकूफ हो, तुम्हें इतनी समझ ही नहीं है, तुम्हें देखना चाहिए था, तुम्हें नॉलेज होना चाहिए था, तुम कैसे इस झांसे में फंस गए। आपकी एक तो वैसे ही वो साइबर फ्रॉड सर मानसिक इतना ज्यादा प्रताड़ित करता है कि आप अपनी जमा पूंजी खो बैठते हैं, और दूसरी तरफ आपके आसपास के लोग आपको प्रताड़ित कर देते हैं। FIR दर्ज करने से आखिर इतना डर लगता क्यों है? इसमें इसीलिए एक व्यवस्था 1930 में, जो मैंने आपको बताया, पोर्टल के माध्यम से बताई गई है। आप घर बैठे अपने बेसिक आपके साथ हुए फ्रॉड के पूरे डिटेल, जिसमें मोबाइल नंबर समेत जिन अकाउंट्स में पैसा बुलवाया गया है, वो तमाम जानकारी एक आप फॉर्मेट में घर बैठे भर सकते हैं। आप उसको जैसे ही फिल करते हैं, वो फॉर्मेट संबंधित जिले के साइबर सेल से होते हुए संबंधित आपके जिस भी थाना क्षेत्र में घटना होती है वहाँ पहुँच जाती है। रिपोर्ट होते ही मोबाइल नंबर के लिए टेलीकॉम जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो, और बैंक अकाउंट्स के लिए बैंक, ये पुलिस, बैंक और टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर्स, ये तीनों संस्थाओं के लिए काम चालू हो जाता है। जिसमें सबसे पहले होता है रिपोर्टेड, जो हमारे पास जो रिपोर्ट आई है उसके ऊपर में बेसिक जानकारी प्राप्त करना, जिन खातों में पैसा गया है वहाँ उनकी उस बैंक से KYC प्राप्त करना, और जिस मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया गया है उनको प्रचलन से बाहर कराना, ताकि उन नंबरों का इस्तेमाल होकर फिर से अपराध ना हो। और रही जागरूकता की बात, तो इसमें लगातार पुलिस मुख्यालय के निर्देश में पखवाड़ा चलाया जाता है। माफ करिएगा मैं आपको बीच में सोशल टोक रही मीडिया हूं, के लेकिन माध्यम एक से सवाल ये भी जो आम लोगों के जहन में आता है कि क्या ऐसे केसेस में जो जमा पूंजी ये खो बैठे हैं वो वापस मिलती है? क्या उन्हें पैसा वापस मिलता है? क्योंकि ये फ्रॉड में देखा गया है, अगर शेयर ट्रेडिंग के नाम पे फ्रॉड हो रहा है तो एक लगातार इस प्रकार के जब तक लोग अवेयर नहीं हो जाते वो पैटर्न चलता है। जैसे ही उसके ऊपर हम लोग कोई वर्किंग करते हैं, कुछ गिरफ्तारियां होती हैं, तो ये फ्रॉडर्स जो हैं अपना मोडस बीच बीच में बदलते रहते हैं। इसीलिए ये अवेयरनेस का कार्यक्रम जो है ये लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है, जो कि लोगों को अलग अलग माध्यम से हम लोग अवेयर करने का प्रयास करते हैं। संदीप मित्तल जी, आपको आवाज आ रही है सर? जी, सवाल मेरा आपसे यह है कि सर जो इस तरह के केसेस होते हैं साइबर फ्रॉड के, आम लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या वो जो अपने पैसे खो चुके हैं, जो शिकार हो चुके हैं, वो पैसा वापस मिलता है क्या? संदीप जी,
चलिए, लगता है आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल था जो हमें समझना है और उसे समझेंगे भी बाकी मेहमानों से भी। सोनाली गुहा जी, आम कॉमन अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो कौन कौन से तरीके होते हैं ऐसे जिसके जरिए आपको निशाना बनाने की कोशिश होती है, शिकार बनाने की कोशिश होती है? और एक और सवाल ये कि ज्यादातर पढ़े लिखे लोग कैसे झांसे में आ जाते हैं? देखिए मैम, ये तो खैर अपन एक मामले पे डिस्कस कर रहे थे कि चलो यहाँ पे आपको डिजिटल अरेस्ट के नाम पे ठगा गया, बट एक तरीका होता है कि जो देखिए आप पढ़े पढ़े लिखे लोग, मध्यम वर्ग, अमीर गरीब, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं, आप एयरपोर्ट के लॉन्च पे भी बैठे हैं और अगर आपने वहाँ चार्जर यूज किया हुआ है पब्लिक वाला जो अवेलेबल होता है, तो उस चीज को बोला जाता है जूस जैकिंग। वहां से आपके फोन का डेटा कॉम्प्रोमाइज होता है, आपके फोन के अंदर रैट इंस्टॉल होता है। आप इसके अलावा जैसे अगर हमारे रायपुर की बात कर रहे हैं, आप मरीन ड्राइव का एग्जाम्पल ले लेते हैं, वहाँ पे पब्लिक वाईफाई अवेलेबल है, रेलवे स्टेशन पे अगर अवेलेबल है, आप उसमें कनेक्ट हुए। किसी भी हैकर को आपके डिवाइस तक पहुंचने के लिए दो रास्तों की जरूरत होती है, या तो आपके सेम नेटवर्क में कनेक्ट हो, मतलब सेम वाईफाई के अंदर कनेक्ट हो जाए, और या तो उसको आपके डिवाइस का फिजिकल एक्सेस मिल जाए। अब वो फिजिकल एक्सेस या तो वो लिंक भेज के, फोटो भेज के, वीडियो किसी भी तरीके से करके उठाए। ये दो तरीके हो गए। अब इसमें भी बेवकूफ बनाने के कई तरीके होते हैं। जैसे हम लोग यूजुअली देखते हैं ना, कोई सेल लाई हुई, सपोज कर दीजिए कोई भी, हम ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म का एग्जांपल ले लेते हैं कि ईयर एंडिंग सेल चालू है, कुछ हुआ, उसके नाम से आपको मैसेजेस आने शुरू हुए। अब आपको लगेगा कि चलो ठीक है यार, ये तो आईफोन 50,000 का मिल रहा है, हमको 40,000 का मिल रहा है, चलो क्लिक कर लेते हैं, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। अब ये इंटरेस्ट एरिया के हिसाब से हमारे फोन का जो आप अगर देखेंगे तो हमेशा माइक आपको ऑन ही मिलेगा। आप कभी नोटिस कीजिएगा, आपने अगर बात की, सपोज मुझे हेलमेट लेना है अपनी बाइक के लिए, मैंने बात की, मुझे इंस्टाग्राम पे भी उसका ऐड आने लग जाएगा, फेसबुक पे भी उसका ऐड, मतलब एक तरीके से हमारी बातचीत की कुकीज इकट्ठा की जा रही है और वो चीज के थ्रू भी हमको फंसाया जाता है। तो ये बहुत बड़ा साइबर फ्रॉड का एक मार्केट है। बिल्कुल। शोभित जी, लास्ट रिएक्शन आपका, और अगर आपको पता हो कि पैसा अगर वापस मिलता है तो सर हमारे दर्शकों को जल्दी से बता दीजिए। लगभग 60-70% जो पैसा गया है अभी तक, जो फ्रीज हुआ है वो मिला है। ठीक। कुछ पैसा जो रिचार्ज में जाता है वो जरूर नहीं मिलता है। और भारत में सबसे बड़ी बात यह है कि हैकर्स नाम की चीज़ भारत में है ही नहीं जी। 2% ऐसे लोग होंगे जो हैक करते होंगे, क्योंकि हैकर्स कभी आपसे OTP नहीं लेते, लिंक नहीं भेजते। वो ऑटोमेटिकली आपको हैक कर लेते। यहाँ जो प्रचलन चल रहा है वो साइबर क्राइम पे जो इतना बड़ा एक मार्केट बना हुआ है कि ठीक है, लेकिन सर सावधान होने की बहुत जरूरत है। माफ करिएगा सर, समय की मेरे पास कमी है। संदीप मित्तल जी, सोनाली गुहा जी और शोभित जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, कुल मिलाकर बात यही है कि ये जो शिकार हो रहे हैं आप, वो हमारे ही बीच से लोग हो रहे हैं, और जो फ्रॉड बैठे हुए हैं वो भी हमारे ही बीच से कोई एक्सपर्ट है जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज है टेक्नोलॉजी की। अब ऐसे में सरकार इस दिशा में बेहद गंभीर है, कैंपेन भी चलाए जा रहे हैं, पूरी कोशिश भी की जा रही है, जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि आप ऐसे फ्रॉड से बच सके। लेकिन पीएम मोदी का जो एक मंत्र है, रोको, सोचो और एक्शन लो, और उसके बाद आपको आगे कदम उठाना है ताकि आप ऐसे फ्रॉड से बच सके। इसी के साथ हमारी खास चर्चा में इतना ही। बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।